नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होइएगा कि हम लोग सीडीपी पे चर्चा करेंगे। सीडीपी बोले तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी में बाल विकास व शिक्षण शास्त्र। आपको पता होगा सीटेट जो है, चलिए हम लोग सिलेबस पे तो चर्चा करेंगे ही, एक छोटा सा पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें सीटेट का नया ऑफलाइन बैच जो है 23 मार्च से जो है वो सीटेट का नया ऑफलाइन बैच जो है वो संध्या 4 बजे से प्रारंभ होगी। आप लोग अपना स्थान जो है सुनिश्चित कर ले। तो आइए शुरू करते हैं। अपना जो है ये सीडीपी का सिलेबस जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बता दें सीटेट में 2 तरह का पेपर होता है। एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 जो है वो प्राथमिक विद्यालय के लिए होता है, 1 to 5 के लिए होता है। पेपर 2 जो है वो 6 to 8 के लिए होता है। बात करें पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों में आपको सीडीपी यानी बाल विकास जो है वो 30 अंकों का डायरेक्ट है। डायरेक्ट है मतलब 30 नंबर का तो क्वेश्चन आना ही आना है, लेकिन डायरेक्ट 30 नंबर है। इनडायरेक्ट अगर देखिएगा तो इनडायरेक्ट आपका 30 ये तो है ही, इसके अलावा जो है 60 नंबर और है जो इनडायरेक्ट है। टोटल अगर बाल विकास को आप ठीक से पढ़ लेते हैं, जैसा जैसा आपको पढ़ाएंगे वैसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो टोटल 90 नंबर आपके हाथों में रहेगा। कैसे रहेगा वो आपको हम समझाएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में समझाएंगे कैसे आपको सीडीपी से 90 नंबर की तैयारी हम करवा देंगे। लेकिन बात करें कि क्या बाल विकास में 30 में से 30 मार्क्स आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। 30 में से 30 नहीं, आप 90 में से 90 लाइएगा इसी बाल विकास की मदद से। क्या होगा इस बार का एग्जाम पैटर्न, इन सारी बातों पे चर्चा भी करेंगे। तो आइए देखते हैं अपना बाल विकास का जो सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, क्या नंबर का डायरेक्ट एग्जाम होगा? 30 नंबर का। उससे पहले आपको थोड़ा कुछ हम बता देते हैं बेसिक चीज, एक बार आप समझ लीजिए। देखिए सीटेट जो आपका है वो कितने अंकों का होता है? आपको पता होगा 150 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 150 अंकों का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं? 150 ही रहते हैं। 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 अंकों का होगा। एक बात और बहुत ही बेनिफिट का आपको पता होगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक उत्तर वगैरह नहीं होता है। आपको सारा क्वेश्चन बना करके ही आना रहता है। दूसरा बात आपको पता होगा कि कंप्यूटर बेस्ड होता है, सीबीटी मोड में एग्जाम जो है होती है, ये तो आपको पता ही होगा। अब बात करें इस 150 में 5 सब्जेक्ट आपको पेपर 1 में पढ़ना होता है। पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट। कौन कौन है आपको बता दे। देखिए आपको बता देते हैं कौन कौन विषय है। सबसे पहला जो विषय है वो आप यहाँ पे देखिए, आपको हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझ लीजिए चीजों को। एक तो आपका सबसे पहले मान लेते हैं क्या हो जाएगा, जो सबसे पहला विषय है पेपर 1 का वो आपका बाल विकास है, जो कि सीडीपी की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपका क्या रहेगा? इसके अलावा रहेगा आपका गणित, और क्या रहता है इसके अलावा पेपर 1 आपका कुछ रहेगा, यानी इसको आप भाषा प्रथम बोल लीजिए। पेपर 1 से अच्छा क्या बोलिए आप? भाषा प्रथम। ये पेपर 1 में जो है आपको भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय रहता है। तो ये गणित हो गया आपका, लैंग्वेज 1 रहता है यानी भाषा 1 और भाषा दूसरा, यानी 2 लैंग्वेज चुनना होगा। और एक आपका क्या रहेगा? पर्यावरण रहेगा। क्या रहेगा? पर्यावरण। तो 5 विषय आपको पढ़ना है। बाल विकास से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 30 क्वेश्चन बाल विकास का, 30 क्वेश्चन गणित का, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 1 का, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 2 का और 30 क्वेश्चन पर्यावरण का। तो 30 30 30 30 और 30 बोले तो 150 क्वेश्चंस हुए। और बनाना भी आपको 150 क्वेश्चंस ही रहता है, नेगेटिव मार्किंग तो रहती ही नहीं है। तो इस तरह से पेपर 1 में जो है कुल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 नंबर का आपका एग्जाम भी होता है। बात करें क्वालिफाइड होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो क्वालिफाइड होने के लिए आपको बता दें 150 में से आपको कितना चाहिए? 90 मार्क्स चाहिए जनरल के लिए। अगर आप जनरल सामान्य वर्ग में आते हैं तो 90 नंबर चाहिए, ओबीसी वगैरह एसटी एससी में आते हैं तो 82 मार्क्स चाहिए। आइए हम लोग पहले सीडीपी का जो है सिलेबस देख लेते हैं, फिर हम लोग कुछ और बातचीत करेंगे। देखिए सीडीपी यानी बाल विकास में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्टली, जिसमें सबसे पहला आपको क्या पढ़ना है वो देखिए।
इसमें जो है हम लोग सीडीपी के सिलेबस को 3 भाग में बांटे हैं। देखिए सीडीपी का पूरा नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसका पहला भाग जो है वो है सीधा बाल विकास। सबसे पहला क्या है? बाल विकास। ये जो बाल विकास है, बाल विकास से 15 क्वेश्चंस, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र मिला के है 30 क्वेश्चंस, लेकिन बाल विकास से कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको? देखिए विकास की अवधारणा और बच्चे के विकास के सीखने के सिद्धांतों के साथ इसका संबंध। अब देखिए ये समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? विकास। अब विकास को हम सीधे नहीं पढ़ा देंगे आपको, विकास पढ़ने से पहले आपको वृद्धि और विकास दोनों को समझना पड़ेगा कि भैया वृद्धि क्या है और विकास क्या है। वृद्धि और विकास के बीच क्या वृद्धि विकास दोनों सेम होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वृद्धि विकास क्या सेम है? नहीं, अलग अलग होता है। वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग है। वृद्धि क्या है, विकास क्या है, दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है, इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। वृद्धि के बारे में हरलोक जी का क्या विचार है, विकास के बारे में बहुत सारे विद्वानों का क्या विचार है, विकास कैसे होता है, वृद्धि कैसे होता है, क्या वृद्धि विकास पर निर्भर है या विकास वृद्धि पर निर्भर है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे विकास के बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे नियम है, निरंतरता का सिद्धांत, समरूपता का सिद्धांत, तो विकास के जो भी सिद्धांत है वो सब कुछ पढ़ेंगे। और उसके बाद विकास की अवधारणा को पढ़ लेने के बाद कि बालक के विकास में या बालक को कुछ भी सिखाना है, कुछ भी लर्निंग करवाना है, उसमें बाल विकास के सिद्धांत के साथ इसका क्या संबंध है। बालक का मतलब हुआ जो भी बच्चा है, बच्चे के विकास में बाल विकास का क्या महत्व है। वृद्धि विकास को समझने के बाद बच्चे का विकास कैसे कैसे कर सकते हैं, इन सारे संबंधों को आप देखिएगा। यहां से निश्चित मात्रा में क्वेश्चन जो है वो आपको सीटेट में देखने को मिलता है, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। बात करें दूसरा टॉपिक क्या आपको पढ़ना है, देखिए दूसरा अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। पहले तो आपको अनुवांशिकता बता देंगे। अनुवांशिकता का मतलब पता है आपको? ऐसे शॉर्टकट में सुन लीजिए, माता पिता पूर्वज के द्वारा संतान में जो गुण आ गया वह अनुवांशिकता है। पूर्वज के द्वारा देखते हैं ना, लंबे लंबे माता पिता के संतान भी अधिकांशतः संभावना रहती है कि लंबे ही होंगे। जैसे देखिए होइएगा, जिनके माता पिता बहुत गोरे होते हैं उनके संतान भी कैसन होता है? गोरा गोरा होता है। और जिनके माता पिता दोनों अगर काले हैं तो संतान का भी ज्यादा चांस है कि काला होने का संभावना बना रहता है। तो वही अनुवांशिकता का प्रभाव है। तो अनुवांशिकता का मतलब माता पिता पूर्वज से प्राप्त होने वाला गुण, और इसके अलावा पर्यावरण। आपको जरूरी थोड़ा ही ना है कि जो मतलब चोर का बेटा है वो चोरे बनेगा। अगर उसका पर्यावरण माहौल ठीक ठाक मिल गया, वातावरण ठीक ठाक मिल गया तो बालक अच्छा भी हो सकता है। और संत महात्मा के संतान भी आप देखते हुएगा चोर उचक्का निकल जाते हैं। ये सब कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रभाव होते हैं। तो हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि एक बालक का जो विकास है वो कैसे होता है, अनुवांशिकता से होता है कि पर्यावरण से होता है, कि अनुवांशिकता पर्यावरण दोनों का प्रभाव रहता है। यानी एक बालक के विकास में किसकी भूमिका है? अनुवांशिकता की भूमिका है कि पर्यावरण की, कि दोनों की भूमिका है। और दोनों की है तो किसकी ज्यादा भूमिका, किसकी कम भूमिका, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। और आप देखिएगा, आपको प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन दिखाएंगे तो आप देखिएगा कि बहुत अधिक मात्रा में अनुवांशिकता और पर्यावरण वाले टॉपिक से भी दोनों पेपर में बहुत ही भरपूर मात्रा में जो है, थोक मात्रा में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आइए अगला टॉपिक जो है वो है समाजीकरण की प्रक्रियाएं। समाजीकरण का मतलब, अब देखिए बालक जब जन्म लेता है, सोचिए तो बालक क्या होता है, आपको पता होगा बालक जो उस समय रहता है स्वार्थी रहता है। आप बालक को जैसे 2 चॉकलेट खरीद दीजिए, बोलिए चॉकलेट देने के लिए नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बच्चा स्वार्थी रहता है बचपन के टाइम पे, और जब वो समाज में रहने लगता है तो धीरे 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 नैतिक मूल्यों को सीखने लगता है और समाज के साथ एक होने की कोशिश करता है। उसी को बोलते हैं समाजीकरण। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या क्या पढ़ेंगे कि सामाजिक दुनिया और बच्चा, बच्चा जब आता है तो पहले किसके संपर्क में रहता है? परिवार के, फिर आस पड़ोस के, फिर धीरे धीरे समाज के। तो सामाजिक दुनिया में बच्चा जो है वो कैसे अपना विकास करता है, शिक्षक का उसके विकास में क्या भूमिका है, उसके माता पिता का बालक के विकास में क्या भूमिका है, सहकर्मी का यानी उसके सहपाठी वगैरह का बालक के विकास में क्या भूमिका है, इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये पियागोट जो देख रहे हैं भैया, ये पियाजे है। पियाजे बोले तो जीन पियाजे, और जीन पियाजे से क्वेश्चन नहीं आवे सीटेट में, ये हो ही नहीं सकता है।
जीन पियाजे, हाँ याद होगा आपको, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इनका संज्ञानात्मक विकास का 4 गो अवस्था याद है ना, इंद्रिय जनित गामक अवस्था जिसको संवेदी पेशीय अवस्था बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पूरा विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जीन पियाजे से क्वेश्चन आना ही फिक्स है एकदम से, तो जीन पियाजे अच्छा से एकदम से पढ़ेंगे। जीन पियाजे पढ़ने का मतलब जैसे बालक का विकास जब देखिएगा ना, आपको देखिए थोड़ा सा चीजों को समझने का कोशिश कीजिए एक बार, क्योंकि बाल विकास का मतलब बच्चे का विकास, और सबके घर परिवार में कोई ना कोई बालक होगा ही। आप उसको बस ठीक से देख लीजिएगा तो समझिए बाल विकास को समझ गए। बाल विकास में कुछ विशेष आपको करना नहीं है, और बाल विकास को समझ गए तो 90 नंबर जो है वो बाल विकास से ही आपका बन जाएगा सीटेट में। तो बात करते हैं, जैसे एक बालक का जो विकास होता है, तो विकास के तो बहुत सारे आयाम होते हैं। आयाम का मतलब प्रकार, शब्दों से कंफ्यूज नहीं होइएगा। विकास के बहुत सारे आयाम यानी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास, बहुत सारे विकास हैं। ये जीन पियाजे देख रहे हैं, ये कौन सा सिद्धांत दिए हैं? इनका है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो हम लोग संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे जीन पियाजे के अनुसार। वो 4 अवस्था कौन कौन है, चारों अवस्था की विशेषताएं क्या क्या है, ये सारी चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये जो देख रहे हैं कोहल वर्ग, कोहल वर्ग बोले तो लॉरेंस कोहल वर्ग, और लॉरेंस कोहल वर्ग ये कौन सा सिद्धांत दिए हैं? नैतिक विकास के अवस्था का सिद्धांत। यानी कोहल वर्ग जी के अनुसार पढ़ेंगे कौन सा विकास? नैतिक विकास, कि बच्चे के अंदर जो है नैतिक विकास कैसे होता है। और नैतिक विकास भी आपको पढ़ाएंगे एकदम विस्तृत तरीके से, एक एक चीज आपको डिटेल्स में बताएंगे, पूरा स्टोरी दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी। ये जो नैतिक विकास है यानी क्या सही है क्या गलत है। जैसे नैतिक विकास का 3 अवस्था पढ़े होइएगा, पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था। अच्छा, आपको पता है परंपरागत अवस्था को और क्या कहते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हालांकि सब कुछ पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए। परंपरागत को ही बोलते हैं रूढ़िगत, परंपरा से चलते आ रहा है, सदियों से चलते आ रहा है। कहते हैं ना कि अपने लोग का ये परंपरा है ऐसा करना, उसी परंपरा को बोलते हैं रूढ़िगत। तो उसी को बोलते हैं पूर्व रूढ़िगत अवस्था, रूढ़िगत अवस्था और उत्तर रूढ़िगत अवस्था। ठीक, इसी को बोलते हैं पूर्व नैतिक अवस्था, नैतिक अवस्था या उत्तर नैतिक अवस्था। तो ये हो जाएगा लॉरेंस कोहल वर्ग जी के नैतिक विकास का अवस्था का सिद्धांत। यह है वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की यानी लेव वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। और फिर इन सभी का जो है बालक के निर्माण में, बालक के विकास में क्या भूमिका है, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। आइए अगला टॉपिक आपको पढ़ना है बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। याद रखिएगा, शिक्षा जो है वो कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए कि शिक्षक केंद्रित होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित का मतलब केंद्र में बालक को रखना है। आपको पता होगा विद्यालय वगैरह असफल होते हैं, बच्चे कभी असफल नहीं होते हैं। अगर कोई बच्चा फेल कर गया तो बच्चा नहीं फेल किया, वहां का सिस्टम फेल हो गया। यानी शिक्षा जब भी देना है तो बालक को केंद्र में रख के देना है, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, यानी बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा क्या है, दोनों के बीच क्या संबंध है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो है बुद्धि के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, ये बुद्धि क्या है? क्या आपने बुद्धि को कभी देखा है? कैसा होता है बुद्धि? काला होता है या गोरा होता है? कोई देखा है बुद्धि को? नहीं भैया, बुद्धि अमूर्त होता है, बुद्धि दिखाई नहीं देता है। तो फिर बुद्धि है क्या? कहाँ होता है बुद्धि? पेट में होता है? कहाँ पे होता है बुद्धि? देखे हो कभी? तो ये बुद्धि क्या है, बुद्धि का निर्माण कैसे कैसे होता है, बुद्धि का कौन कौन सिद्धांत है, एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत, सब कुछ पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में। और बुद्धि को कौन कौन कारक प्रभावित करता है, पर्यावरणीय कारक प्रभावित करता है कि अनुवांशिक कारक प्रभावित करता है, इन सारी बातों पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके अलावा बुद्धि जो है कौन आयामी होता है, एक आयामी की बहुआयामी? तो बहुआयामी। यानी बुद्धि जो है वो कौन विकास पर जो है आधारित होता है, शारीरिक विकास पे, मानसिक विकास पे, सामाजिक विकास पे, इन सारी बातों की चर्चा जो है वो हम लोग करेंगे। इसके अलावा बालकों के अंदर भाषा का विकास कैसे होता है, बालक बोलना कैसे सीखता है, लिखना कैसे सीखता है, बालक के अंदर फिर विचार कैसे आते हैं। अच्छा ये बताइए, बालक के अंदर पहले भाषा आता है या विचार आता है?
तो किस तरह से भाषा और विचार का विकास होता है, इन सारी बातों पर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इस बाल विकास में। इसके अलावा एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग का भूमिका क्या क्या है, एक समाज में लिंग की क्या भूमिका है। लिंग का मतलब कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए अगर आप लड़का हैं और आप घर में बर्तन धोने लगिए तो लोग क्या कहेगा कि मंगमेहर हो गया है। कहने का मतलब अब जैसे कोई लड़की है और लड़की मान लीजिए अगर उस तरह से साइकिल चलाने लगे, बाइक चलाने लगे, तो एक समाज में अलग तरह की अवधारणा बन जाती है, उसी को बोलते हैं पूर्वाग्रह। तो आप किस तरह के हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चंस कई बार आप देखते हैं सीटेट वगैरह में आ जाता है कि एक विद्यालय है और विद्यालय में कोई अतिथि साहब आ रहे हैं, एक लड़का है जो उसका स्वागत करना चाहता है, लेकिन शिक्षक जो है उसको स्वागत करने का अवसर नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षक के मन में भी रहता है कोई अतिथि आ रहे हैं तो उसका स्वागत जो है लड़की करना चाहिए, और लड़की में भी जो लड़की मान लीजिए कुरूप है सर, कुरूप का मतलब मान लीजिए कि उनका अगर रूप रंग उतना अच्छा नहीं है तो टीचर उसको भी महत्व नहीं देते हैं। जिनका रूप थोड़ा सा अच्छा हो वैसे बच्चे को ज्यादा महत्व दिया जाता है इस कार्य के लिए। तो अब मान लीजिए उस बच्चे का मन ही नहीं हो करने का, तो फिर वो काम ठीक से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो लिंग की क्या भूमिका है, लिंग पूर्वाग्रह क्या है, पहले से अपने धारणा बना लेते हैं ना कि ये काम लड़कियों का है, ये काम लड़कों का है। इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शैक्षिक अभ्यास, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर। आपको पता है ना दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। जैसा हम हैं दुनिया में वैसा कोनो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भगवान जी के पास इतना फरमा है कि सबको अजूबे बना के भेजते हैं। आपके जैसा या मेरे जैसा इस संसार में, इस दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि सभी व्यक्ति क्या होता है, एक दूसरे से अलग अलग होता है। इसी को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो वही व्यक्तिगत अंतर यानी व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भी पढ़ेंगे। विविधता यानी पूरे दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक जैसा थोड़ी ना, सब अलग अलग है। विविधता का आधार क्या है, मतभेद का क्या आधार है, मतभेद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे। इसके अलावा भाषा क्या है, जाति क्या है, लिंग क्या है, समुदाय क्या है, धर्म क्या है, सीखने में इसकी क्या क्या भूमिका है, भाषा का क्या भूमिका है, लिंग का क्या भूमिका है, समुदाय का क्या भूमिका है। इसके अलावा आकलन क्या है, सीखने के लिए आकलन क्या है, इस सब के बीच में हम लोग संबंधों को क्या करेंगे, समझेंगे। इसके अलावा मूल्यांकन, मूल्यांकन में भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मतलब, सतत मतलब लगातार, व्यापक मतलब बहुत बड़े पैमाने पे। तो हम लोग बच्चे का जब मूल्यांकन करते हैं तो हमेशा मूल्यांकन करते रहना है, सतत करना है और व्यापक मूल्यांकन करते रहना है। तो ये था अपना सीटेट का जो है वो बाल विकास में 15 मार्क्स जो है अभी वही देख रहे हैं। आइए थोड़ा सा और देखिए, जैसे देखिए क्या लिखा अगला पॉइंट, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। शिक्षार्थी का मतलब जो बच्चा को आप पढ़ाइएगा उस बच्चा का आकलन करना होगा, बच्चा क्या सीखा क्या नहीं सीखा, उनके आकलन करने के लिए आपको एक उपयुक्त प्रश्नावली तैयार करनी होगी, प्रश्न बनाना पड़ेगा। इसके अलावा जो है पढ़ाने के लिए एक कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच और शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए शिक्षार्थियों की उपलब्धि पर उसका आकलन करना, यानी वही बच्चे का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते रहना है, आकलन भी करना है, मूल्यांकन भी करना है। तो बताइए आकलन में और मूल्यांकन में क्या अंतर है, इन सारी महीन से महीन पहलू पर भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये था आपका 10 नंबर का। 5 मार्क्स जो है बाल विकास में वो आपका यहां से आएगा। यहां से का मतलब समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बालक। यहां से आपका कितने मार्क्स आएंगे, 5 मार्क्स आएंगे। ये समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा का मतलब होता है वैसी शिक्षा जिसमें समाज के वंचित से वंचित लोगों को भी शिक्षा का अवसर दिया जाए। जैसे आप देखते होइएगा ना, कुछ समाज ऐसे होते हैं जहां पहले महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो अब जो भी समाज के पिछड़ा से पिछड़ा लोग हैं, वंचित से वंचित लोगों को भी समावेशी के अंतर्गत, समावेशी शिक्षा के अंदर क्या करना है, शिक्षा उपलब्ध करवा देना है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले होते हैं, जैसे मान लीजिए वो सुनने में सक्षम नहीं है, देखने में सक्षम नहीं है, हो सकता है उसका हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा हो, पांव ठीक से काम नहीं कर रहा हो, तो उस विशेष आवश्यकता वाले बालक के लिए विद्यालय में या शिक्षा में आप क्या क्या व्यवस्था कीजिएगा, इन सारे तथ्यों से 5 मार्क्स जो है वो आपके आते हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़ना है कि वंचित बालक किसको कहते हैं। वंचित का मतलब जिसको सदियों से शिक्षा के श्रेणी में नहीं रखा गया। तो वंचित क्या है, वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को क्या करना, संबोधित करना कि वंचित किसे कहते हैं, वंचित के अंतर्गत कौन कौन शामिल है, इन सारी बातों पे चर्चा करना। इसके अलावा ये भी देखना कि विशेष आवश्यकता वाला बालक कौन कौन है,
कितने प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए कोई लिखने में अगर सक्षम नहीं है तो उसको क्या हो गया है। किसी का मान लीजिए अगर आंख नहीं है, आंख है मतलब आंखों से अगर आंख उसका ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए जो किस लिपि का प्रयोग करेंगे, जैसे ब्रेल लिपि आता है, उस तरह से जो है विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए शिक्षा के लिए कौन कौन सा व्यवस्था है। फिर देखेंगे कि सीखने की कठिनाई क्या है, क्या रीजन है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी बच्चे जो है सीख नहीं पाते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं या बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो सीखने की कौन कौन सी कठिनाई है उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा इससे क्या क्या हानि होने वाला है, बच्चों की जरूरत को संबोधित करना, साथ साथ बच्चे का क्या जरूरत है, बच्चे जो है वो अपने अभिभावकों से, अपने शिक्षकों से, अपने समाज से क्या चाहते हैं। इसके अलावा प्रतिभाशाली बालक क्या है। प्रतिभाशाली बालक का मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिसको आप थोड़ा कम बताइएगा वो ज्यादा समझ जाते हैं, तो वो प्रतिभाशाली बालक, रचनात्मक बालक, विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों को क्या करना, संबोधित करना। तो यहां से आपके कितने मार्क्स आएंगे, 5 नंबर समावेशी शिक्षा से और विशेष आवश्यकता वाले बालकों से। फिर है सीखना और शिक्षा शास्त्र, यहां से जो है वो 10 मार्क्स आते हैं। देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है आपको। जैसे यहां देख रहे हैं बच्चे कैसे सोचते हैं, सबसे पहले क्या बताना है कि बच्चा सोचता कैसे है। कहीं सोचने का मतलब हुआ कि बच्चा क्या चाहता है, क्योंकि बच्चा का जब तक अगर रुचि नहीं रहेगा, जैसे आप कितना भी पढ़ा दीजिए, बच्चा का अगर रुचि नहीं हो पढ़ने में तो बच्चा चीजों को समझ नहीं पाएगा, सीखने का कोशिश ही नहीं करेगा। अगर उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया शिक्षा से, फिर वो झोरा झंडी छोड़ के बाहर चला जाएगा, दूसरा काम धंधा करने लगेगा, फिर वो शिक्षा से क्या हो जाएगा, वंचित हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बच्चे को ये देखना होता है, शिक्षक को ये देखना पड़ता है कि बच्चा सोचता क्या है, वो चाहता क्या है, उसको किस तरह से पढ़ाया जाए कि उसको दुनिया का सारा काम छोड़ के पढ़ने में ही ज्यादा मजा आए। तो बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं ये भी देखना है, क्योंकि एक तरीका से सभी बालक सीख नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए आपको अगर जोर सिखाना हो तो सीधा हम बच्चे को दे दिए 4 + 2 क्या हुआ, बच्चा जोर लेगा 6 हुआ। कोनो बच्चा जो है मंद बुद्धि का होगा। अब मंद बुद्धि बताएंगे क्या होता है, तो मंद बुद्धि का मान लीजिए कोनो बालक है वो नहीं समझ पाएगा, तो उसको 4 आम दीजिए, फिर 2 और आम दीजिए, फिर गिन क्या हुआ, वो गिन के बता देगा 6 हुआ। तो अलग अलग बालक होते हैं, उसकी अलग अलग जरूरतें होती हैं, उसी के हिसाब से वो सीखते हैं। तो बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं ये आपको देखना है। और क्यों बच्चे स्कूल के प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में असफल होते हैं, क्या रीजन है कि बच्चे जो है एजुकेशन वगैरह से या स्कूल वगैरह में सफल नहीं हो पाते हैं, सफल होने के बदले में वो असफल हो जाते हैं और बीच में ही अपनी पढ़ाई लिखाई क्यों छोड़ देते हैं। फिर जो है शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रिया क्या है। शिक्षण का मतलब टीचिंग जो है वो टीचिंग कैसे किया जाना चाहिए। सीखने का प्रक्रिया क्या है, सीखने की बच्चों की रणनीति जो है सो क्या होनी चाहिए। पहले आपको कोई भी काम करने से पहले उसका जो सो रणनीति बनाना चाहिए। एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना और सीखने का सामाजिक संदर्भ, यानी सीखने को जो है एक सामाजिक रणनीति के रूप में लेना चाहिए। जब भी आप कुछ भी बच्चे को सिखाते हैं तो वो उसके परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर उसके परिवेश से जोड़ करके नहीं चीजों को बताइएगा तो बालक जो है उस चीजों को आत्मसात नहीं कर पाएगा, ग्रहण जो है वो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो है समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा, यानी आपको ये भी देखना है कि क्या बच्चा जो है उस समस्या का समाधान कर सकता है। अब देखिए समस्या बोले तो प्रॉब्लम, ये समस्या जब भी आता है तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपको पता होगा ना कि समस्या का आना जो है वो पार्ट ऑफ क्या होता है, लाइफ होता है। अगर आपका जीवन है तो समस्या तो आएगा ही, यानी समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ होता है और उस समस्या को नष्टे नाबूद कर देना, खत्म कर देना, बर्बाद कर देना, ये आर्ट ऑफ लाइफ होता है। जीवन जीने की कला होती है समस्या को खत्म कर देना। तो मान लीजिए जब बच्चा के पास समस्या आता है तो बच्चा जो है उन समस्या का समाधान कर सकता है कि नहीं कर सकता है। कुछ पेरेंट्स या कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं कि बच्चा के पास समस्या को आने ही नहीं देते, उसको ये भी नहीं पता होता कि गरीबी क्या है, अमीरी क्या है, बुढ़ापा क्या है। जैसे गौतम बुद्ध जी के बारे में आप सुने होइएगा ना, तो उनको ये भी नहीं पता था कि जीवन में कभी मृत्यु भी आता है। तो कुछ पेरेंट्स भी अपने बच्चे को इस तरह से बना देते हैं कि नहीं इससे समस्या का समाधान हो ही नहीं पाएगा। बच्चे को जब उस तरह का माहौल मिलेगा, जब बच्चे के पास समस्या आएगा तब जाके वो समस्या का समाधान खोजेगा। तो बच्चे जो है उस समस्या का समाधान जो है वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। जैसे आप छोटा सा बालक है, उसको आप कोई वस्तु बोले नहीं लेने के लिए, और मान लीजिए जैसे कृष्ण भगवान जी का नाम तो सुने होइएगा, कृष्ण जी जो है वो माखन मिश्री चुरा के खा लेते थे और उनसे पूछते तो बोलते कि नहीं खाए हैं। तो बच्चा भी चाहता है कि जो काम पेरेंट्स नहीं बोले हैं करने के लिए कर लिए, तो क्या करना है, छुपा देना। मतलब बच्चा भी क्या कर सकता है, समस्या का समाधान कर सकता है। इतना ही नहीं, बच्चा जो है एक नन्हा सा छोटा सा क्या होता है, वैज्ञानिक होता है।
जो कभी नहीं देखा वो नया चीज रस लेता है खुद से। यानी बालक जो है एक वैज्ञानिक के रूप में होता है, एक अन्वेषक के रूप में होता है। अन्वेषक का मतलब नया नया जो वैज्ञानिक लोग खोज करते हैं उसी को अन्वेषण बोलते हैं। तो बालक समस्या का समाधान भी करता है और अन्वेषक के रूप में भी है बच्चा। बच्चे में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चे, और मान लीजिए कोई जरूरी नहीं है कि आप बस यही शिक्षा दीजिए, कुछ व्यवसायिक हाथ की कुशलता वाला भी शिक्षा दे दीजिए ताकि उनके जीवन में वैकल्पिक उपलब्ध जो है वैकल्पिक स्थिति जो है मौजूद रहे, क्योंकि सभी बच्चे का जो है अलग अलग क्षेत्र होता है। बच्चों की त्रुटियां, अब देखिए बच्चा को जब भी कुछ आप सिखाइएगा तो बच्चे क्या करेंगे, त्रुटियां करेंगे, गलती तो करेंगे ही, क्योंकि गलती करके ही बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। बच्चे क्या, हम लोग भी जब भी कुछ आप सीखते हैं तो शुरुआती दौर में क्या होता है, लोग गलती करते हैं और गलती करते 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 सही पे आ जाते हैं। तो बच्चे की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरणों के रूप में समझना। अगर बच्चा सीखने में गलती कर रहा है तो उसको डांटना नहीं है, सजा नहीं देना है, दंड नहीं देना है, बल्कि उसको सीखने की प्रक्रिया के रूप में लेना है कि बच्चा गलती कर रहा है मतलब ट्राई कर रहा है, मतलब बच्चा सीख रहा है, क्योंकि गलती नहीं करेगा तो बच्चा सीखेगा ही नहीं। इसके अलावा और क्या क्या पढ़ना आपको बाल विकास में, तो देखिए इसके अलावा आपको संवेग पढ़ना है। संवेग मतलब इमोशन, प्रेम, क्रोध, डर, भय, ईर्ष्या, ये सब क्या है, संवेग है। तो संवेग क्या है, संवेग का जो है बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। संवेग जो है, कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो सकारात्मक होते हैं, आपको मोटिवेशन देंगे, आपके शरीर में ऊर्जा को ला देंगे, और कुछ संवेग ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, नकारात्मक होते हैं। जैसे डर, मान लीजिए आप बच्चा को, अच्छा जैसे कोई आपसे पूछे बताइए बालक के लिए संवेग जरूरी है कि जरूरी नहीं है, तो देखिए जरूरी भी है और नहीं भी जरूरी है। सकारात्मक संवेग जो है वो बालकों के लिए जरूरी है और नकारात्मक संवेग जो है बालकों के लिए जरूरी नहीं है। जैसे आप मान लीजिए प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम क्या देता है, सकारात्मक एनर्जी देती है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी देता है, सकारात्मक ऊर्जा देता है लोगों के अंदर। तो बच्चा ऑटोमेटिकली पढ़ाई पे ध्यान देगा। और बच्चा डर गया आपसे तो हो सकता है वो क्लास ही नहीं आवे, बीच में पढ़ाई लिखाई ही छोड़ दे। तो संवेग क्या है, एक बालक के विकास में संवेग की क्या भूमिका होती है, संवेग कैसा होना चाहिए। अच्छा, संवेग अगर मान लीजिए सकारात्मक होगा तो बच्चा को क्या मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा, और प्रेरणा मिलेगा तो बालक क्या करेगा, सीखेगा। यानी संवेग सकारात्मक होगा तो बच्चा को प्रेरणा मिलेगा और बच्चा क्या करने लगेगा, चीजों को समझने लगेगा, सीखने लगेगा। तो ये आपको संवेग और बालकों के विकास में क्या संबंध है, उन सारी बातों को समझना है। सीखने में योगदान करने वाले जो कारक हैं, कुछ कारक व्यक्तिगत भी हैं और कुछ पर्यावरणीय भी हैं। तो सीखने में जो भी कारक है जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत कारण हो या पर्यावरण कारण हो, उन सभी बातों पर भी चर्चा करें। तो इसके अलावा जो है दोस्तों और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको बता दें। इसके अलावा जो है वो आपको NCF 2005, बिल्कुल इसको तो भूलना ही नहीं है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 आपको एकदम पढ़ना है। इसके अलावा और कौन टॉपिक्स पढ़ना है, तो इसके अलावा जो है वो आपको क्या पढ़ना है, RTE 2009 पढ़ना है। RTE 2009, ये RTE क्या है, RTE बोले तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। जैसे आप बुक वगैरह पे देखते होइएगा, सरकारी स्कूल का बुक रहता है उस पे देखते होइएगा सब पढ़े सब बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान। यानी इसके अंतर्गत जो है RTE में क्या क्या कहा गया, किस तरह से जो है बालकों को शिक्षा दिया जाना चाहिए, शिक्षा का अधिकार किस तरह का है बालकों का, उन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा नई शिक्षा नीति जो आई है, उस नई शिक्षा नीति पर भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आपको ये टॉपिक्स जो है वो बाल विकास में क्या करने हैं, कवर करने हैं। अगर इतना टॉपिक्स आप कवर कर लेते हैं बाल विकास का, तो मान के चलिए कि 30 नंबर जो बाल विकास का है वो, और इसके अलावा जो है इस 30 नंबर के अलावे जो है आपको, और हम बोले थे कि आपको 90 नंबर बाल विकास में दे देंगे। कैसे दे देंगे, 150 में 90 नंबर बाल विकास से कैसे आएंगे। तो देखिए 30 नंबर तो बाल विकास का अपना है, जो पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है। इसके अलावा मान लीजिए अगर लैंग्वेज प्रथम में आप कोई भी लैंग्वेज लेते हैं तो उसका जो कंटेंट है वो तो 15 नंबर का आएगा, और 15 नंबर तो उसका पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र तो आएगा ही। वो शिक्षण शास्त्र जो है बाल विकास से ही बनता है।
अब जो बाल विकास यहाँ पढ़िएगा उसी का अप्लाई करके उसी का यूज करके आप शिक्षण शास्त्र वहां पे लैंग्वेज 1 में बना पाइएगा, और लैंग्वेज 2 में भी 15 नंबर का कंटेंट रहेगा और 15 नंबर का क्या रहेगा, वही शिक्षण शास्त्र रहेगा। इसके अलावा जो है आपका मान लीजिए गणित है तो गणित में 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर का शिक्षण शास्त्र, वो भी यही से आपका बनेगा बाल विकास सही। और 15 नंबर जैसे मान लीजिए पर्यावरण में कंटेंट जो है सो तो ही है, और 15 नंबर का जो पर्यावरण शिक्षण है वो आपका बाल विकास सही बनेगा। तो आप देख पा रहे होइएगा कि ये 4 15 15 जो है अलग अलग विषयों का वो 60 और 30 यानी टोटल 90 मार्क्स जो है वो बाल विकास ठीक से कवर कर लेने के बाद आ जाता है। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, जैसे जैसे आपको क्लासेज मिल रही है ऐप में आप लोग निश्चिंत होकर के चीजों को समझते रहिए, पढ़ते रहिए, साथ ही साथ इसका लगे हाथ नोट्स भी बनाते रहिए। आप लोगों के बीच एक जरूरी सूचना ये भी था कि 23 मार्च से जो है वो सीटेट का नया ऑफलाइन बैच, 23 मार्च से नया ऑफलाइन बैच सीटेट का क्या बजे से, 4 बजे से, संध्या 4 बजे से जो है 23 तारीख से आपका सीटेट का नया ऑफलाइन बैच जो है प्रारंभ हो रही है। आप लोग आकर के ऑफलाइन भी जो है वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और सीटेट में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। या फिर आप YouTube के सारे पढ़ रहे हैं पढ़िए, या फिर आप में जैसे कोर्स वगैरह लेकर के भी सारा कुछ का पैनल का PDF टूज वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जब हौसलों का अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।